स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम लोग क्लास 11th NCERT का जो हिस्ट्री है उसको आगे बढ़ाएंगे और NCERT के बारे में हम बार बार आप लोगों से ये चर्चा हम करते आए हैं कि इसके प्रत्येक जो सेंटेंस है, हर सेंटेंस तथ्यों से भरा हुआ है, कंटेंट से भरा हुआ है और इसलिए अपने आप में ये एक नोट्स ही है। इसे आप बृहद तौर पर आप इसको हिस्ट्री की बुक नहीं मान सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा पुस्तक में, छोटा सा एक बुक में जो है इतने सारे कंटेंट्स को भरा है NCERT ने कि आपको समझिए कि इसका लगभग 90% जो आपके जो इतिहास का हिस्सा है ये NCERT से पूरा हो जाता है। इसलिए कोई भी लाइन को हम लोग छोड़ के नहीं चलेंगे और आप लोगों को शॉर्ट्स नोट्स की अगर बात है तो उसके लिए हम लोग लास्ट में जो इसका जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उसे ही आप नोट्स समझेंगे और लाइन बाय लाइन इसका हम जो अध्ययन है इसको आगे बढ़ाएंगे। ये क्लास 11th के लिए हमारा हिस्ट्री का संपूर्ण अध्ययन होगा, एक कंप्लीट आपका स्टडी होगा हिस्ट्री का और ये आपके फ्यूचर में आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, सिविल सर्विसेज वगैरह के जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एक प्रारंभिक समाज के बारे में, यानी जो शुरू प्रारंभिक का मतलब है कि स्टार्टिंग में जो सबसे स्टार्टिंग में जो सोसाइटी बना था उस सोसाइटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि आखिर वह सोसाइटी किस तरह की थी, वह समाज किस प्रकार की थी, उस समय के जो लोग थे जिन लोगों ने ये प्रारंभिक समाज बनाया उन लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का था, वो किस तरह से भोजन करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, किस प्रकार की उनकी संस्कृति थी, किस प्रकार के आपको अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे, किस तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। और इन सारी चीज़ों को हम इस प्रारंभिक मानव के बारे में पढ़ते हैं और ये इसमें हम लोग लेखन कला उन्होंने कैसे सीखा और फिर शहर कैसे बसाया उन लोगों ने, तो इसके बारे में हम लोगों ने कुछ हेडिंग्स पढ़ा है जिसको क्लियर करते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये प्रारंभिक समाज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपका ये नेक्स्ट आपका आ जाता है ये कालक्रम भी हम लोग पढ़ लिए हैं। कालक्रम में हम लोग अफ्रीका और यूरोप महादेश में मानव ने किस प्रकार अपना विकास किया उसके बारे में, एशिया और दक्षिण एशिया में मानव ने किस प्रकार अपना डेवलपमेंट किया उसके बारे में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप में किस प्रकार मानव का जीवन था उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। और उसके बाद ये पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेखन कला और शहरी जीवन, और इसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है और आगे देखते हैं। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद शहरीकरण का महत्व ये भी पढ़ लिए हम लोग। वार्का शीर्ष वगैरह भी, शहरों में माल की आवाजाही भी पढ़ लिए हैं। और उसके बाद हमारा ये लेखन प्रणाली को हमने पिछले बार पढ़ा था और आज साक्षरता से हमें इसकी शुरुआत करना। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और साक्षरता से हम इसको आज अपना जो स्टडी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आराम से दिखे। तो मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। मेसोपोटामिया का अर्थ आपको बताए हुए हैं कि ये दो नदियों के बीच की भूमि है जिसमें एक दजला नदी है और एक फरात नदी है। और दजला और फरात नदियों के बीच में जो भूमि थी और वही उसी भूमि पर जिन लोगों ने
प्रारंभिक सभ्यता को बसाया था, उसी सभ्यता को मेसोपोटामिया के सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसलिए मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ भी होता है दो नदियों के बीच की भूमि। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। मेसोपोटामिया में जो प्रारंभिक मानव थे उनमें से सभी लोग नहीं पढ़ लिख सकते थे। आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी यदि हम देखें तो आज भी जो है 100% साक्षरता नहीं है कहीं पर भी। बहुत रेयर ऐसा जगह है जहाँ पर 100% लिटरेसी है, यानी 100% लोग आज भी पढ़ लिख नहीं सकते हैं। लेकिन ये चूँकि प्रारंभिक सभ्यता थी तो मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग जो है वो पढ़ लिख सकते थे। पढ़ना लिखना ये नहीं जानते थे। ये बात एक सेंटेंस में कंटेंट से भरा हुआ है। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। पृष्ठ 33 पर दिए गए चित्र को देखिए। पेज नंबर 33 को हम लोग देखेंगे। उस पर मेसोपोटामिया के लोग जिन प्रतीकों का मतलब होता है सिंबल्स, संकेत। प्रतीक का मतलब हो गया आपका सिंबल्स। इसको हम लोगों ने देखा भी है कि जहाज को किस तरह से ये नाव बना करके और उसको व्यक्त करते थे। मछली को दिखाने के लिए ये किस प्रकार से मछली के आकार का चित्र बनाते थे। और इनका जो लिपि था, इनका जो स्क्रिप्ट था वो कीलाकार स्क्रिप्ट था, कील के आकार का था। तो ये न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या यहाँ सैकड़ों में थी, सैकड़ों प्रकार के यहाँ सिंबल्स थे, संकेत प्रतीक थे और चिन्ह बने हुए थे। और उन्हीं चिन्हों और प्रतीकों को देख करके और हमें उसे पढ़ना पड़ता था कि आखिर ये प्रतीक क्या बता रहा है, ये चिन्ह का क्या अर्थ होता है। और ऐसे चिन्हों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, सैकड़ों की संख्या में थी। आज हम लोगों को देखते हैं कि हम लोगों का जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो जो रोमन स्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं तो उसमें 26 लेटर है आज के समय में। लेकिन देखिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आपको 100, सैकड़ों, 100 भी नहीं, सैकड़ों लिख रहा है। सैकड़ों का मतलब है कि कई सौ। 100 अगर रहता तो एक सैकड़ा लिखता, चाहे 100 लिखता, लेकिन सैकड़ों लिख रहा, हंड्रेड्स, मतलब सैकड़ों की संख्या में प्रतीक और चिन्ह थे। बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे, बहुत ज़्यादा पेचीदा था। क्योंकि उतने चिन्हों को देख करके और उतने संकेतों को देख करके, प्रतीकों को देख करके, और तब हमको उस समय के बारे में वो प्रतीक या चिन्ह क्या बताना चाह रहा है ये हमको पढ़ना पड़ता था। तो ये बड़ा ही पेचीदा कार्य था मेसोपोटामिया के लोगों के लिए। और इसी वजह से बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था, राजा अगर खुद पढ़ सकता था, तो वह क्या चाहता था? वो चाहता था कि राजा के द्वारा खुदवाया गया जो भी अभिलेख होता था, जो प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख होता था। प्रशस्तिपूर्ण का अर्थ होता है कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख का क्या अर्थ होगा? प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख का अर्थ होगा, देखिए यहाँ प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख, इसका अर्थ होगा प्रशंसा में लिखा गया लेख। आप जानते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, जिस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, आज का जो इराक है वहाँ पर दजला और फरात नदी के बीच में, तो उस समय जो वहाँ के राजा थे उनके जो अभिलेख थे वो प्रशस्तिपूर्ण थे। प्रशस्तिपूर्ण का अर्थ हुआ कि जो राजा थे उनकी प्रशंसा की गई थी उन अभिलेखों में। तो वैसे ही अभिलेखों को प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख कहा जाता है। जब किसी राजा का या
कोई भी जो उस समय साम्राज्य का मेसोपोटामिया के सभ्यता का जो शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति था, ऊंचे पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति था, तो उनके बारे में अगर कोई स्क्रिप्ट, अगर कोई आपको अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस ये अगर लिखा जाता था तो वो पत्थरों पर उसकी खुदाई की जाती थी या मिट्टी पर उसकी खुदाई की जाती थी और मिट्टी को सुखा करके और तब उसे मजबूत कर लिया जाता था। तो ये प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख का अर्थ हमने वहाँ लिख दिया कि प्रशंसा में लिखा गया ये लेख था, उसमें बड़ाई की जाती थी राजा की। तो राजा चाहता था कि जो प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख है उसमें उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। किन तथ्यों का उल्लेख किया जाए? इन प्रतीकों और चिन्हों का भी उल्लेख उसमें किया जाए ताकि अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। जितना भी लिखावट था मेसोपोटामिया सभ्यता के समय, तो उससे पता चलता था कि ये बोलने के तरीके, जैसे मछली का चित्र बना दिया, हम जान गए कि ये मछली है। अब मछली तैर रही है तो फिर उसका उसी तरह से संकेत बनाता था लोग, या मछली का चिन्ह बनाता था जिससे पता चलता था कि ये तैरता हुआ मछली है या ये मरा हुआ मछली है। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये जो लिखावट ही ऐसा होता था जिससे लगता था कि ये लिखावट ही बोल रहा है। तो अधिकतर जो लिखावट होते थे वो बोलता था, उससे बोलने के तरीके को दर्शाता था, ऐसा लिखावट होता था। अब देखिए यहाँ एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र। देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता के समय जो पदाधिकारी था, कोई ऑफिसर था उस समय का, वो क्या करता है कि राजा को एक पत्र लिखता है, उसे पढ़कर सुनाया जाता था। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था। तो अधिकारी क्या करता था कि राजा को अगर कोई पत्र आया तो उस पत्र को ये अधिकारी पढ़कर सुनाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। अब किस तरह से उस पत्र का शुरुआत करता था लोग देखिए, उस समय मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये इसका कहना है, इस पत्र में कह रहा है कि मेरा जो अमुक मालिक है, यानी उसका कोई मालिक है, उस मालिक के बारे में वो बता रहा है कि मेरे अमुक मालिक को, जो मेरा अमुक सेवक है, कोई नौकर है, वो उस मालिक से निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है? कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। देखिए इस पत्र में यह मेंशन कर रहा है कि ये अमुक, मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक, यानी किसी मालिक का कोई नौकर, वो रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है, मुझे जो काम दिया गया था उसको हमने पूरा कर दिया है। ये बात समझिए कि ये सेवक के द्वारा आपको मालिक को संबोधित किया जा रहा है इस पत्र के माध्यम से। अब देखिए सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है। देखिए कितनी महान बात है ये कि जिस समय जो दुनिया की प्रारंभिक सभ्यता है, जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो उस समय सृष्टि के बारे में, यानी किस तरह से इस सृष्टि की रचना हुई है, इसके बारे में कुछ पौराणिक काव्य, पुरानी जो कविताएं हैं, वो लिख लिया था उन लोगों ने। इतना साहित्य उनका विकसित कर लिया था मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। तो ये काव्य, कविता के अंत में क्या लिखा गया है, और ये कविता सृष्टि के बारे में लिखा गया है, और ये लंबा है, ये लंबा पौराणिक काव्य है। छोटा कविता नहीं, एक बड़ी कविता लिखी हुई है। और उस कविता के अंत में क्या लिखता है कि इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाए। देखिए उसके अंत में लिख रहा है, इस काव्य के अंत में जो इसका लेखक है वो क्या लिख रहा है, जो कवि है, जो सृष्टि के बारे में पुरानी कविता लिख रहा है, उसके अंत में वह आग्रह करता है कि इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए। यानी इस कविता में जो भी पंक्तियां हैं उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए, और जो बड़े बूढ़े लोग हैं उन्हें छोटों को पढ़ाए। बड़े बूढ़े लोगों से ये कवि आग्रह करता है कि भाई आप छोटे बच्चों को पढ़ाए। बुद्धिमान
और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, और जो लोग उस समय के बुद्धिमान लोग हैं या जो विद्वान लोग हैं, उनसे यह कवि आग्रह करता है कि भाई आपस में आप लोग इस पौराणिक काव्य में जो सृष्टि के बारे में चर्चा की गई है उस पर आप लोग भी चर्चा कीजिए। ये बुद्धिमान और विद्वान लोगों से आग्रह करता है। कौन? इस पौराणिक काव्य का जो कवि है। कहाँ पर करता है? इस पौराणिक काव्य के अंत में करता है। उसके बाद और क्या अंत में लिखता है कि पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए, और एक पिता से कहता है कि ये जो काव्य है वह अपने पुत्रों को बार बार दोहरा करके, रिपीट करके आप उनको सुनाएं बच्चों को, ताकि बच्चे सृष्टि के बारे में जाने। तो इतना साहित्य इन लोगों ने डेवलप कर लिया, मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों ने। और क्या लिखता है? यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहे। जो ग्वाले होते थे ये क्या करते थे कि ये चरवाहा का काम करते थे, ये मेसोपोटामिया के सभ्यता में। तो ये ग्वाले होते थे जो चरवाहा का कार्य करते थे, या फिर ये गोपालक होते थे, पशुओं को पालते थे जिससे दूध निकाला जाता था। तो इस पर भी चर्चा किया जा रहा है। कवि कह रहा अंत में कि जो ग्वाले हैं उनके कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहे, मतलब कि उनको भी ये सृष्टि के बारे में जो कविता है ये हमेशा ये सुनने के लिए तत्पर रहे, उनका कान खुला रहना चाहिए, वो भी सुने। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार की साक्षरता, किस प्रकार की लिटरेसी मेसोपोटामिया के सभ्यता में थी। तो इस तरह से यदि हम इसको रिपीट करके दोबारा इस लेक्चर को सुने या एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन यदि हम देखें तो बहुत सारा जो हमारा कंटेंट्स है इसमें ये हमारा पूरा हो जाता है। उसके बाद चलिए लेखन का प्रयोग। ये लिखना तो सीख गए, और लिखने के लिए सैकड़ों प्रकार के प्रतीक और चिन्ह का ये प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो लिखना सीखे, इस लिखने का प्रयोग कहाँ पर ये कर रहे हैं, ये क्या क्या लिखने में इस लेखन कला का प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, ये देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यूज ऑफ, हम कह सकते हैं कि यूज ऑफ क्या कहा जाएगा इसको, राइटिंग्स, यानी लेखन का प्रयोग। अब देखिए शहरी जीवन, हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता थी। तो शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। देखिए इस लेखन कला का प्रयोग जो हो रहा है कि शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला। अब ये शहर है, आपको ये समझना होगा कि अगर मेसोपोटामिया क्या है, एक शहरी सभ्यता है, तो शहर है तो यहाँ पर एक व्यापार होगा, यहाँ पर एक बिजनेस होगा, और बिजनेस होगा तो इस व्यापार को संचालित करने के लिए या इसका हिसाब किताब रखने के लिए लेखन कला भी निश्चित रूप से रहा होगा। इस दोनों के बीच जो ये संबंध जो आप देख रहे हैं, और ये शहर और व्यापार के बीच जो संबंध है, और इसी के कारण लेखन कला जो है ये विकसित हो रहा है। वहाँ पर आर्ट ऑफ राइटिंग वहाँ पर विकसित हो रहा है, और इसके संबंध को कैसे किस तरह से व्यक्त किया जा रहा है। देखिए शहरी जीवन और व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक, एक राजा का नाम आ रहा है एन मरकर। आप याद रखिएगा कि ये एन मरकर जो नाम आया है, एन मरकर, ये कहाँ का राजा था? ये उरुक का राजा था। उरुक का
राजा था। आपको पता है, हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि ये जो मेसोपोटामिया है, यहाँ पर उरुक, उर और मारी 3 शहरों के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। उरुक, उर और मारी, ये सभी, ये तीनों, ये मेसोपोटामिया के नगर है, मेसोपोटामिया के शहर है। इसमें से जो उरुक शहर है, वहाँ पर पहली बार, हम कहें तो दुनिया में पहली बार एक राजा का चर्चा हो रहा है, और उस राजा का नाम क्या है? एनमरकर। तो यदि पूछ दे कि विश्व का पहला राजा किसे माना जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि चूँकि विश्व की सबसे जो पुरानी सभ्यता है, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वह मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। और मेसोपोटामिया के जो उरुक शहर है, वहाँ पर एक राजा की चर्चा हो रही है, और उस राजा का नाम एनमरकर है। इसलिए हम दुनिया की इसका सबसे पहला राजा हम इसको बोल सकते हैं। तो एनमरकर के बारे में एक लिखा गया है, क्या, एक सुमेरियन महाकाव्य है। सुमेर जो है, आपको मालूम है कि मेसोपोटामिया को ही सुमेर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आगे जो ये किराकार लिपि थी, अक्कदी भाषा, सुमेरियन भाषा, ये सब जो है मेसोपोटामिया में की सभ्यता में प्रचलित थी। तो ये सुमेरियन भाषा में महाकाव्य लिखा गया है, और उस महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया की जो परंपरागत कहानी है, जो पुरानी कहानी है, उसमें चर्चा किया गया है कि उरुक क्या था। उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। इसे सिर्फ शहर कहकर के ही पुकारा जाता था। इस तरह का चर्चा सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। और ये एनमरकर के बारे में भी इस सुमेरियन महाकाव्य में लिखा गया है कि ये उरुक का एक प्राचीन शासक था, जिसका नाम था एनमरकर। तो इस तरह से एनमरकर के बारे में हमने जाना, और लेखन कला में हमने सुमेरियन महाकाव्य को जाना कि सुमेरियन महाकाव्य में क्या चर्चा है। तो इस तरह से अगर कहे कि सुमेरियन महाकाव्य में क्या चर्चा किया गया है, प्रारंभिक चर्चा क्या है, तो एक चर्चा है कि उरुक के एक प्राचीन शासक एनमरकर थे, एक चर्चा ये है। और दूसरा चर्चा क्या है कि उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, और इसे शहर कहकर ही पुकारा जाता था, शहर कहकर ही पुकारा जाता था। ये इतना ही कॉन्टेंट्स, इतने आपको पैराग्राफ का है। नेक्स्ट देखते हैं। अब व्यापार आ जाना चाहिए। तो सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमरकर के साथ जोड़ा जाता है। अब सुमेर में जो व्यापार की शुरुआत हुई, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो व्यापार की शुरुआत हुई, इसे हम एक घटना ही मान सकते हैं। जब कोई भी नया चीज़ यदि होता है, तो हम उसको एक इंसिडेंट्स ही मानते हैं, उसे एक घटना के रूप में देखते हैं। तो सुमेर के जो व्यापार की पहली घटना है, उसको एनमरकर के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि एनमरकर जो है उस समय उरुक का शासक है, राजा है। अब उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था, यह कोई नहीं जानता था। उस महाकाव्य में यह चर्चा है कि क्या व्यापार होता था उन दिनों। ये चूँकि सुमेरियन जो लिपि है, ये सुमेरियन लिपि थोड़ा बाद में आया था, इसलिए महाकाव्य जो ये लिखा गया है सुमेरियन महाकाव्य, ये एनमरकर के बाद के काल में लिखा गया है। तो इसलिए सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमरकर के साथ जोड़ा जाता है इस सुमेरियन महाकाव्य में चर्चा, और एनमरकर के शासन के बाद में ये महाकाव्य लिखा गया है। और उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था यह कोई नहीं जानता था। एनमरकर अपने शहर के एक सुदूर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। आप जानते हैं कि जो मेसोपोटामिया है, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर होते थे, और मेसोपोटामिया के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। यदि कहीं चर्चा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ लिख लीजिएगा
कि मेसोपोटामिया के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। और एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि जिगुरत का अर्थ क्या होता है। जिगुरत का अर्थ है स्वर्ग की पहाड़ी। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से जिगुरत का क्या अर्थ है, तो आप जब वहाँ उसका आपको याद रखिएगा कि स्वर्ग की पहाड़ी जिगुरत का अर्थ होता है। और मेसोपोटामिया के जो मंदिर है उसे जिगुरत कहा जाता था। तो इस महाकाव्य में ये भी चर्चा है कि एनमरकर जो राजा था उरुक का, वह अपने शहर के एक सुदूर मंदिर, यानी उरुक शहर से दूर था थोड़ा सा मंदिर, ये सुदूर मतलब दूर के मंदिर को सजाना चाहता था। और उसको सजाने के लिए ये लाजवर्द एक पत्थर है, चमकीला पत्थर होता है, और भी बहुमूल्य रत्न है, कीमती रत्न सब है और धातुएं हैं, इसको मंगाना चाहता था एनमरकर। इसकी चर्चा इस सुमेरियन महाकाव्य में है। इस काम के लिए एनमरकर ने क्या किया, इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। अब देखिए उस समय का समकालीन टेम्पोरेरीली ये अरट्टा एक देश है। आप कह सकते हैं कि जिस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया के उरुक शहर में जिस समय एनमरकर राजा था, तो उसका जो समकालीन राजा था, उसी के समय जो एक राजा था दूसरे देश का, उस देश का नाम है अरट्टा। तो उस देश का अरट्टा नाम के सुदूर देश का जो शासक है, राजा है, उसके पास भेजा था। ये क्या भेजा था, दूत भेजा था अरट्टा। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि एनमरकर ने उरुक के शहर के सुदूर स्थित मंदिरों को सजाने के लिए क्या मंगाना चाहता था, ये लाजवर्द अन्य बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहता था। और इसके लिए उसने अपने दूत को निम्नलिखित में से किस देश में भेजा। उसमें कई देश का चर्चा लिख कर देगा और उसमें एक देश का नाम लिख देगा अरट्टा। तो याद रखिएगा कि एनमरकर अपने दूत को कहाँ भेजता है, अरट्टा भेजता है, अरट्टा के शासक के पास भेजता है कि भाई हमको अपना मंदिर जो है, जो उरुक के सुदूर मंदिर है, उसको सजाना है और हमको लाजवर्द पत्थर दो, थोड़ा बहुमूल्य कुछ कीमती रत्न दो और कुछ धातु वगैरह दो, जिससे हम आराम से इस मंदिर को अपने सजा सके। तो दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। अब ये दूत है, राजा का जब आदेश होगा तो दूत निश्चित रूप से उसका पालन करेगा। ये मैसेंजर है। आज के समय में भी, आधुनिक समय में भी देखिएगा तो हर देश के पास आपका दूत होता है, जिसको हम एम्बेसडर, राजदूत बोलते हैं आज के समय में। तो ये आपको जो हमारी प्रारंभिक सभ्यता है उस समय से ही ये दूत का जो ये परंपरा है ये चला आ रहा है। तो दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। अब ये दूत रुका नहीं, राजा का आदेश है, एनमरकर का आदेश है और उसे अरट्टा जाना है, अरट्टा के शासक के पास जाना है। तो वह रात में भी चल रहा है और दिन में भी चल रहा है। और आज की तरह कोई उनके पास परिवहन का साधन नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था कि आराम से वो अपना गूगल फिक्स कर लेगा और चला जाएगा कि कहाँ जाना है। तो रात में वो चांद तारों की रोशनी में चल रहा है और उनको ये चांद तारों की रोशनी का उन्हें ज्ञान होता था मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों के बीच कि कौन सा तारा कितना, किस समय, किस पहर में कहाँ पर रहेगा और कौन सा ये चांद की स्थिति किस पहर में क्या होगी, इसका ये जानकारी होती थी इनको। तो ये चांद तारा की जो रोशनी थी और उससे जो उसको दिशा का पता चलता था
और दिन में फिर सूरज का जो रास्ता था उसी के बताए मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ता गया ये दूत। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। देखिए कितना बेहतरीन ढंग से इस सुमेरियन महाकाव्य में इस एनमरकर और उसके दूत का चर्चा किया गया है। और देखिए कितना बेहतरीन तरीका से, कितना बेहतर मज़ेदार भाषा में ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। अब वो जब सीधा चल रहा अपने मार्ग में, चूँकि उसे अरट्टा जाना है दूत को, तो मार्ग में पहाड़ आ रहा है, तो उस पहाड़ को लांघने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। अब एक बात समझिए कि जब ये पहाड़ पर था तो पहाड़ पर जब आप ऊंचाई पर रहेंगे और ऊंचाई से जब किसी व्यक्ति को आप देखिएगा तो वो बहुत छोटा छोटा दिखेगा, चूहा की तरह दिखेगा। तो इसी का देखिए किस तरह से ये कवि कितना बेहतरीन लिखा है कि ये पहाड़ पर था और पहाड़ की तलहटी, पहाड़ का जो तलहटी था, नीचे वाला भाग था, वहाँ पर एक नगर है जिस नगर का चर्चा कर रहा है यहाँ पर सूसा। तो अभी तक हमें उर मारी, उसके बाद अरट्टा एक देश है और एक सूसा नगर आ गया। तो सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया, क्योंकि वो पहाड़ पर है कौन, दूत, एनमरकर का दूत, और ये सूसा नगर का लोग जो है पहाड़ की तलहटी में है, इसलिए उसका जो साइज है चूहा की तरह लग रहा है और वो चूहों की तरह नमस्कार कर रहा ऊपर सिर उठा करके उस दूत को। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। देखिए दूत क्या होता है कि राजा के आदेश का पालन करने के लिए उसने 7 पर्वतमालाओं को, 7 माउंटेन्स को क्या किया, ये माउंटेन रेंज कहिए, ये पर्वतमालाएं हैं, 7 माउंटेन रेंज को पार किया। ये कौन, दूत पार किया। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया। ये दूत गया तो अरट्टा के मुखिया के पास, ये एनमरकर का जो दूत था यह अरट्टा के मुखिया के पास गया, लेकिन ये जो लाजवर्द या चांदी है वो नहीं ला पाया। उसे बारंबार लंबी यात्राओं के लिए के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब ये लंबा यात्रा किया, 7 पर्वतमालाओं को पार किया, सूसा नगर में भी गया और सूसा नगर को पार करके फिर ये 7 पर्वतमालाओं को पार करके कहाँ जाता है, ये अरट्टा जाता है और अरट्टा का जो राजा है उससे मिलता है, लेकिन वहाँ से इसको लाजवर्द और चांदी नहीं मिल पाता है, क्योंकि अरट्टा के मुखिया के पास अगर होगा वहाँ लाजवर्द या चांदी का उत्पादन होगा तब तो देगा इसको। तो ये गया, उसने बारंबार लंबी यात्रा की, लेकिन क्या हुआ, उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अब ये क्या हुआ कि ये चूँकि उरुक का राजा जो एनमरकर है ये भेजता है इस दूत को, और ये बार बार ये अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए इसको भेजता है, लेकिन बार बार इसको असफलता मिलती है और इसके वजह से उस दूत को धमकी भी मिलती है और उसे अनेकों प्रकार का आश्वासन भी दिया जाता है। धमकी भी दिया जा रहा है एनमरकर की तरफ से और आश्वासन भी दिया जा रहा है कि भाई हमें मंदिरों को सजाना है, उरुक के जो सुदूर मंदिर है उसे सजाना है और उसके लिए हमें लाजवर्द, बहुमूल्य रत्न और धातु चाहिए, और इसके लिए अपने दूत को अरट्टा के राजा के पास भेजता है। और ये दूत जो है आप देखिए किस तरह से पहाड़ के ऊंचाई पर जाता है, पहले पहाड़ को पार करता है और सूसा नगर
कि लोग उसको चूहों की तरह नमस्कार करते हैं। उसके बाद और 6 और फिर 7 पर्वतमालाओं को ये दूत पार करता है और अरट्टा के मुखिया से ये लाजबर्द या चांदी नहीं ला पाता है और बार बार लंबी यात्रा करता है और खाली हाथ उसको लौटना पड़ता है, जिससे उसका राजा जो है ये आपको धमकी देता है। इसका एनमरकर उरुक का जो राजा है कि अरट्टा के मुखिया से चांदी तुम को लाना है, क्यों नहीं ला रहे हो तुम, इसके लिए उसे धमकी दे रहा है ये एनमरकर। अंत में दूत का क्या होता है, इतना चकरा गया ये अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसने एनमरकर के संदेशों को घाल-मेल कर दिया। अब ये इतना ना इसको धमकी और आश्वासन मिला, ये दूत जो है विचलित हो गया एक तरह से हम कह सकते हैं, और इसने अपनी बात को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाया अरट्टा के राजा के पास, और उसने एनमरकर के जो संदेश थे, उसके जो मैसेज थे, उसको घाल-मेल कर दिया, उल्टा सीधा घुमा करके उसको कहा। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टी का, देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। अब वो एक चिकनी मिट्टी का एक पट्टी बनाया, इस तरह का पट्टिका आप बोल सकते हैं, इस तरह का एक पट्टिका बनाया और उस पर जो बात एनमरकर को कहना था वो लिख करके और दूत को दिया कि भाई इसको ले जा करके तुम दो उसे। और उन दिनों जो है चूँकि मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था उन दिनों, जिस समय एनमरकर जो है ये कौन सा है, चिकनी मिट्टी की पट्टिका पर अपना जो डिमांड है, अपनी जो मांग है वो लिखता है। वो चूँकि लिखने का परंपरा नहीं था उस समय, कवि के कहने का तात्पर्य देखिए इस कविता का ही था, सुमेरियन महाकाव्य का ही ये सारा लाइन है। एक कहानी कितना खूबसूरत ढंग से ये लिखा है, जो भी कवि रहा हो उस समय का। कवि के कहने का तात्पर्य यह था कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीज़ें उसे बहुत छोटी लगी। हाँ, तभी तो वो छोटा लगा, इसलिए वो चूहा की तरह नीचे के लोग उसको नमस्कार कर रहे थे। वो स्टार दिया होगा वहाँ पर चूहों की तरह, देखिए यह चूहा पर स्टार दिया है और जो स्टार देता है उसका व्याख्या यहाँ एनसीईआरटी कर देता है। चूहों से क्या तात्पर्य है, चूहों से कवि का तात्पर्य है कि एक दूत जो है एक बार ऊंचे पहाड़ पर है और वो नीचे घाटी में सभी चीज़ें जो उसे दिख रही वो छोटी छोटी दिख रही, तो इसलिए चूहों से उसकी तुलना किया उन छोटे छोटे लोगों को। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा। अब आगे देखिए इस दूत का क्या होता है, और लाजवर्द, और उसके बाद बहुमूल्य रत्न और एक और चीज़ है धातु, ये मिल पाता है कि नहीं एनमरकर। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी, अब ये दूत चूँकि विचलित हो गया था, ये ठीक से समझा नहीं पा रहा था अरट्टा के राजा को कि भाई किस तरह से हम लाजवर्द या चांदी मांगे, किस प्रकार से हम अरट्टा के राजा से बहुमूल्य रत्न मांगे, क्योंकि इसको मांगने ही नहीं आता था, क्योंकि भाषाई समस्या भी होगी और ये दूत हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, इसलिए बहुत ज़्यादा धमकी मिला इसको एनमरकर के तरफ से, जो उरुक का राजा था। तो लास्ट में ये बार बार लंबा यात्रा किया और वापस लौट गया खाली हाथ, तो इसको धमकी मिला और इस बार क्या किया, ये खुद अपने हाथ से, जो उरुक का राजा एनमरकर है, वह चिकनी मिट्टी पर अपना एक लेख लिखता है और लेख लिखकर उसको भेजता है, फिर भेजता है अरट्टा। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की, ठीक से जांच किया अरट्टा का राजा। उच्चरित शब्द कील, क्योंकि कील जो है हम जानते हैं इसमें भी स्टार लगाया है, तो इस पर चर्चा होगा कि ये कील यानी किलाकार शब्द थे। उस समय का जो लिपि था वो किलाकार लिपि था, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट इसको बोला जाता है, किलाकार लिपि था। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में किलाकार लिपि का प्रचलन था, तो इसलिए
ये किलाकार लिपि में लिखा हुआ शब्द था। उसने जांच किया अरट्टा के राजा ने, उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नज़र गराए रखी, पूरी तरह से उस पट्टिका को गौर से देख रहा है। कौन? अरट्टा का राजा। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए। अब इस घटना के बारे में कहा जा रहा है कि अगर शाब्दिक रूप से देखा जाए तो इसे सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। अगर हम मेसोपोटामिया की आइडियोलॉजी को मान लें, उसकी विचारधारा को मान लें, तो वो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले राजा ने ही व्यापार, ऐसा नहीं है कि फ्री में अरट्टा से ये कहा एनमरकर कि तुम जा करके अरट्टा से हमें ये चांदी या लाजवर्द ला करके दो। ये क्या किया? ये व्यापार के सिलसिले में कहा कि भाई तुम हो सकता है कि धन का मांग करे तो उसको धन दो, या जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है उसको दो, लेकिन हमें ये ला करके दो लाजवर्द या चांदी। और जब ये मौखिक रूप से जब ये दूत जाता है बार बार, जब अपने बात को नहीं कह पाता है, तब राजा अंत में क्या करता है? चिकनी मिट्टी पर लिखता है। तो इसी वजह से कहता है कि लेखन की व्यवस्था भी राजा ने ही किया था, उरुक के राजा ने, एनमरकर ने किया था पहली बार। और व्यापार की जो शुरुआत है इसकी व्यवस्था भी एनमरकर ने ही किया था। तो इस घटना को लेकिन शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए। ये एक इतिहासकार जो है, एक हिस्टोरियंस है, उनका कॉन्सेप्ट है कि इस घटना को सही नहीं माना जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आदमी 7 पहाड़ियों की यात्रा करके जाए, लंबी लंबी यात्रा करे, कई बार यात्रा करे और अपनी बात को ठीक से नहीं बता पाए। ये व्यवहारिक नहीं लगता है। तो इस हिसाब से ये इतिहासकार कहता है कि इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, ट्रू नहीं माना जा सकता, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। इस सुमेरियन महाकाव्य में लिखी हुई जो ये कहानी है, इस कहानी से हमें ये कंक्लूजन मिल सकता है कि मेसोपोटामिया की जो विचारधारा है उसी का तो चर्चा उस सुमेरियन महाकाव्य में किया गया है। और उसके अनुसार क्या है कि राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी, शुरुआत की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। अब यह जो काव्य है, जो सुमेरियन महाकाव्य है, जिस महाकाव्य में इस अरट्टा के राजा, उसके बाद एनमरकर और एनमरकर के द्वारा जिन बहुमूल्य रत्न, लाजवर्द या धातुओं के मांग के लिए इस दूत को भेजा जा रहा अरट्टा के राजा के पास, तो इसकी जो चर्चा जो इस सुमेरियन महाकाव्य में कवि ने किया है, तो ये काव्य हमें बताता है कि जो लेखन कार्य है ये सूचना इकट्ठा करने के लिए किया जाता था, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करने के लिए किया जाता था, और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही है। इससे ये तो पता चलता है कि ये इस पर चिकनी मिट्टी पर लिख करके, यानी जो लेखन का कार्य है, इसका क्या उद्देश्य था कि इसको दूर दूर तक इसको भेजने का साधन था ये लेखन को। साथ ही उससे मेसोपोटामिया की जो शहरी संस्कृति थी, वहाँ का जो सिटी कल्चर था मेसोपोटामिया की, उसकी उत्कृष्टता, यानी कितना हाई क्लास का उसका संस्कृति थी, इसकी भी झलक मिलती है इस घटना से। तो इस तरह से हम अगर देखें तो इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट्स देखा उसमें एक आया उरुक, एक आया आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद रखना है, यहाँ का राजा कौन है? एनमरकर है। इसे हम दुनिया का पहला राजा भी मान सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जो दजला और फरात नदियों के बीच में आपको स्थापित है, बसा था पहली बार। तो उरुक का राजा एनमरकर का चर्चा आ रहा है, और उसके बाद यहाँ देखिए ये सुदूर मंदिर का भी चर्चा आ रहा है इसमें। ये उरुक शहर
तो थोड़ा दूरी पर जो सुदूर मंदिर है उसके सजावट की बात हो रही है, उसके सजावट की चर्चा हो रही है। ये सब अगर की पॉइंट्स हम याद रखेंगे तो इस पूरे पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहेगा। तो सजावट, और सजावट के लिए क्या चाहिए था, तो लाजवर्द, उसके बाद बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य रत्न, और उसके बाद धातु। तो धातु में यहाँ चांदी की बात आ गई। धातु में अगर हम देखें तो चांदी क्या है, एक धातु है। उसके बाद और क्या चर्चा है इसमें, दूध का चर्चा है। पहला पहाड़ करने के बाद सूसा नगर का चर्चा है। सूसा एक नगर है, इसकी चर्चा है। 7 पहाड़ियों का चर्चा है। देखिए पूरा कंसेप्ट इसका ये क्लियर हो जाएगा। 7 पहाड़ियों का चर्चा है। और उसके बाद अरट्टा, अरट्टा एक देश है, इस देश की चर्चा है। तो अगर हम उरुक, एनमरकर, सुदूर मंदिर, सजावट, लाजवर्द, बहुमूल्य रत्न, धातु में हम चांदी, उसके बाद दूत, सूसा नगर और 7 पहाड़ियों को पार करता है ये दूत, ये अरट्टा पहुंचने के लिए, अरट्टा के राजा के पास जाने के लिए। तो इतनी सारी बात अगर हम ये की वर्ड अगर याद रखें तो हम समझते हैं कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमें ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ तक देखा। अब इसके आगे देखते हैं कि आज अगर ये लंबा होगा तो हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आधा अधूरा हम लोग किसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हम लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ, हमें इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। इस तरह से हमें हमारे पढ़ने का उद्देश्य ये होना चाहिए। नहीं, ये थोड़ा सा लंबा है, कितने पेज का है, इसलिए इस लेक्चर में अगर हम इसको शुरू भी करते हैं तो रास्ते में ही अटक जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। तो ये हम लोग अगला जो लेक्चर होगा हिस्ट्री का, उसमें हम लोग दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज जो हिस्ट्री का हमारा जो ये लेक्चर है इसको यही समाप्त करते हैं। और आप लोगों से पुनः ये रिक्वेस्ट करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए और एनसीईआरटी को इस हिसाब से आप इसको पढ़िए कि फिर आपको 11th क्लास का जो ये हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं इसको दोबारा आपको फिर से इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़े और इसका एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।